हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी 2018 में जो हुए थे एग्ज़ाम, उनके सारे यानी कि ऑल शिफ्ट के जो है साइंस के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम लोग न्यूमेरिकल साइंस के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो टोटल जो है देखने जाएँ तो यहाँ 500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें लास्ट तक और देखते रहे इन सारे जो है सीरीज़ को, ताकि आपका जो है जितने भी साइंस के क्वेश्चन जो है जितने भी रेलवेज़ के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उन पे जो पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। इसमें हम लोग 201 क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक के जो है क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन का यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 201 नंबर का। इनमें से कौन सा पदार्थ जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक पदार्थ है जो क्या करता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित जो है गैस की प्रकृति के साथ के आधार पर या प्रकृति के आधार पर जो है एक विशेष रंग के जो है साथ चमकता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो फूलों में जो आवश्यक अंग कौन कौन सा होता है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पुंकेसर की बात करें तो ये जो है फूल के मेल पार्ट के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे यदि बात करें यहाँ पे स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर जो है फीमेल पार्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है अम्लीय है? तो इसमें जो है सोडियम एसिटेट, ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। ऑप्शन सी में सोडियम कार्बोनेट है। और ऑप्शन जो है डी में है क्या? अमोनियम फास्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट क्यों होता है। तो जब मैग्नीशियम सल्फेट का हम लोग क्या करते हैं, एक्वेस सोल्यूशन जो इसका बनता है तो वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी कि वो एसिडिक नेचर का होता है। थोड़ा सा जो है एसिडिक नेचर का वो पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो जब हम लोग जो है वीक बेस के साथ में, वीक बेस यानी कि कमज़ोर जो है यहाँ पे क्षारक के साथ में जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग जो है एसिड के साथ इसका रिएक्ट करवाते हैं, तो ये जो है बनता है क्या? मैग्नीशियम सल्फेट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण जो है इसमें एसिडिक नेचर पाया जाता है, यानी कि अम्लीय नेचर पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि किसने जो है परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से जो है तत्वों को वर्गीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीफ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें परमाणु जो है संख्या के आधार पर किन्होंने जो है वर्गीकृत किया तत्वों को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोजले ने। किसने? मोजले ने जो है इसको परमाणु संख्या के आधार पर जो है तत्वों को वर्गीकृत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व के नियम को हम लोग न्यूटन के गति का पहला नियम भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो ये कौन सा जो है यहाँ पे धातु है जो ठंडे या गर्म पानी के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम जो हो जाएगा वो ठंडे या गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो बात करें यदि कौन कौन जो है ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोहा, एल्युमिनियम जो है, जस्ता, ये जैसी जो है धातुएं जो होती है वो ठंडा और गर्म जो है जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। कौन कौन? लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, ये सभी जो धातुएं हैं वो ठंडा गर्म पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। यदि बात करें लोहा, एल्युमिनियम और जस्ता किसके साथ जो है रिएक्ट करता है, तो ये धातु जो है, ये सब धातु जो है भाप के साथ में रिएक्ट करता है। किसके साथ में? भाप के साथ में रिएक्ट करता है, यानी स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है। और धातु जो है ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? बनाता है। ठीक है, एल्युमिनियम की भाप के जो है साथ में अभिक्रिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम हो गया वो H2O के साथ में रिएक्ट कर रहा है, गैस के साथ में। H2O जो गैस के फॉर्म में यानी भाप के फॉर्म में है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है? Al2O3 और जो है हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, उसी टाइप से लोहे के साथ में जो है भाप का अभिक्रिया जो हो रहा है तो उसमें भी क्या बन रहा है? Fe3O4 बन रहा है, और जो है यहाँ पे
हाइड्रोजन गैस बन रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है जल के साथ में जो है निम्न जो है तीव्रता से अभिक्रिया करता है। जल के साथ में क्या करता है, निम्न तीव्रता यानी बहुत ही धीरे जो है रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, कैल्शियम तैरने लगता है क्योंकि जो है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु की सतह से जो है क्या होता है, चिपक जाता है। धातु की सतह से वो क्या होता है, चिपक जाने के कारण वो क्या करता है, वो जो है कैल्शियम जो है तैरने लगता है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो ये जो है धातुएं जो होता है वो ठंडा जल के साथ में जो है क्या करता है, तीव्रता से रिएक्ट करता है। इसलिए जो है इसको क्या करते हैं हम लोग, किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। क्या करते हैं, किरोसिन तेल में इसको डुबा के रखते हैं। और यहाँ पे बात करें जो है अभिक्रिया जो है अभिक्रिया जो है तीव्र और उष्माक्षेपी होती है। ये जो पोटेशियम और जो सोडियम का जो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र होता है और उष्माक्षेपी यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें हीट निकलता है। विकसित हाइड्रोजन जो है यहाँ पे तुरंत जो आग पकड़ लेता है और जो इसमें हाइड्रोजन होता है वो जो क्या करता है, तुरंत इसमें आग पकड़ लेता है। और मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम की बात करें तो ये ठंडा जल के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ इसको रिएक्ट करना पड़ता है। इन मैग्नीशियम जो है कौन सा किसके साथ में रिएक्ट करता है, तो गर्म जल के साथ में ये रिएक्ट करता है या अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसी की सतह से चिपके रहने के कारण जो है मैग्नीशियम क्या होता है, तैरने लगता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुला है वो सतह से चिपके रहने के कारण जो है मैग्नीशियम क्या होता है, तैरने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है, तो धातुओं को जो है बाईं ओर रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें धातुओं को जो है आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा जाता है, जबकि जो गैर जो धातु होता है यानी कि अधातु जो होता है उसको जो है दाईं ओर रखा गया है। और बीच बीच में कौन है, अर्धातु यानी जिसको बोलते हैं उपधातु के नाम से जानते हैं। जैसे ये जो है हमारा जो क्या है आवर्त सारणी है, जिसमें जो है बाईं ओर क्या रहेगा, धातु रहेगा, दाईं ओर क्या रहेगा, अधातु रहेगा और बीच बीच में क्या रहेगा, उपधातु रहेगा। तो ये जो है आप यहाँ पे बता रहा है। तो दाईं ओर कौन रहता है, अधातु, और जो यहाँ पे बाईं ओर क्या रहेगा, धातु रहेगा। ठीक है, और बीच बीच में उपधातु रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अधातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा जाता है, जबकि जो गैर धातु है जिसको हम लोग अधातु के नाम से जानते हैं वो जो है दाईं ओर रखा जाता है। और अर्धधातु यानी कि जिसमें जो धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं यानी कि उपधातु जिसको बोलते हैं वो जो है बीचों बीच में रखा जाता है। ठीक है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को जो है क्या कहा जाता है, तो किसी जो है एकल आवृत्ति की आवाज़ को हम लोग टोन कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम लोग, टोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं कि टोन क्या होता है। तो टोन एकल आवृत्ति की एक ध्वनि है। क्या है, एकल आवृत्ति, एक ही आवृत्ति की जो है एक ध्वनि होती है जिसको हम लोग टोन के नाम से जानते हैं। तो कई जो आवृत्तियों के मिश्रण, जब कई आवृत्ति उसमें मिश्रण हो जाते हैं तो उत्पन्न जो है ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, नोट के रूप में जानते हैं। उसके बाद यदि पिच की बात करें तो ये जो है क्या होता है, एक स्वर की निम्नता और उच्चता का माप होता है कि कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया स्वर, उसको जो है पिच बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको पिच बोलते हैं। हर टच जो है क्या होता है, आवृत्ति का असमात्रक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है, तो वृद्धि हार्मोन का यहाँ पे कार्य देखेंगे हम लोग। तो क्या कार्य होता है कि जो ये यहाँ पे हमेशा विकास जो प्रोत्साहन के रूप में, प्रोत्साहक के रूप में ये जो है कार्य करता है, या कभी कभी जो है विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है, या जो कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी जो है विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी ये जो है विकास के रूप में भी काम करता है यानी कि प्रमोट करता है ग्रोथ होने के लिए, और कभी कभी इसको जो ग्रोथ को कम करने के लिए यानी अवरोधक के रूप में जो है विकास को रोकने के लिए भी जो है इसका काम होता है वृद्धि हार्मोन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, तो क्या जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो बीजाणु, इसका ओवल जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक तार के माध्यम से जो है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है यहाँ पे क्या है, ई है। ठीक है, तो 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पे बोला गया है विद्युत धारा क्या है, आई है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है एक इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, ई है, समय यहाँ पे 30 सेकंड दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को इसमें जो है किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है, कितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है टी समय में चार्ज क्या होता है, यानी क्यू जो है, क्यू चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। तो यहाँ पे क्यू यानी चार्ज बराबर क्या होता है, जब हम लोग यानी कि विद्युत धारा को जो है समय से गुना करते हैं तो क्या निकलता है, चार्ज निकलता है या आवेश निकलता है। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे जो है उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आई बराबर, क्या इससे क्या निकाल सकते हैं, इसको आई को राइट साइड में रहने देते हैं, टी को ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्यू बाई टी। यानी कि जो एम्पियर यानी कि जो यहाँ पे दिया गया विद्युत धारा,
तो विद्युत धारा I है, तो इसको जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर Q/T के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे Q बराबर, ये भी हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, यानी कि जो आवेश होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और साथ में इसमें कितना चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन है और किसमें इसमें जो है कितना चार्ज है, ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देते तो क्या निकलता है, आवेश उसमें भी निकलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज में कि हम लोग क्या देखें कि I बराबर क्या होता है, Q/T। I बराबर क्या यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें I बराबर Q/T होता है, और यहाँ पे Q बराबर क्या देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जो है इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करने से हमारे क्या निकलता है, आवेश निकलता है। तो इसी टाइप से हम लोग Q की जगह पे क्या लिख देंगे, I नहीं N होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जो है आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है वो, और डिवाइडेड बाय T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या निकालना है, हमको नंबर निकालना है, निर्धारित संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि N का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या देखें कि I बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जो है यानी कि आवेश कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे बाय T दिख रहा है यहाँ पे। इसी को हम लोग क्या कर दिए, इसको इसके फॉर्म में लिख दिए। अब I बराबर जब करेंगे, N बराबर जब करेंगे तो N को हम लोग रहने देते हैं और बाकी इसको ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, I के साथ में T गुना हो जाएगा, तो IT हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन पे जो कितना आवेश है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट यानी कि विद्युत धारा जो यहाँ पे कितना है उसको समय से गुना किया और डिवाइड कर दिया क्या, एक इलेक्ट्रॉन में जो है कितना आवेश है उससे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या निकल गया कि जो है प्रवाहित होने वाले T सेकंड में प्रवाहित होने वाले जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे ज्ञात कर लिए, क्या हो गया, IT/E। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस। 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 वाट बराबर क्या होता है, वाट जो है शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, यानी कि शक्ति यानी पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है। कैसे हमको याद रखना है, इसको आप यहाँ से ज्ञात करना है, यानी कि फॉर्मूला पहले जानना पड़ेगा कि वाट जो है किसका ऐसा यूनिट होता है, तो पावर का होता है, शक्ति का होता है। शक्ति बराबर क्या होता है कि कार्य बटा समय, यानी कि कार्य करने की जो दर होता है उसी को हम लोग शक्ति बोलते हैं। तो W का यानी W मतलब यानी कि वर्क होता है, और वर्क का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और समय का क्या होता है, समय का जो है सेकंड होता है, समय क्या होता है, सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड होगा, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, शक्ति का जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति 1 जूल, है ना, 1 जूल 1 सेकंड में यदि जो है ये 1 जूल का जो है कार्य 1 सेकंड में यदि कर रहा है तो इसका शक्ति कितना हो जाएगा, 1 वाट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 वाट का, यानी कि 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, तो विद्युत प्रवाह जो है किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसके गति के कारण जी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है विद्युत प्रवाह संभव हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान में 7 से 14 में की जो है यहाँ पे हुई वृद्धि किसकी प्रतिनिधित्व करती है, यानी 7 से 14 की ओर जा रहे हैं तो इसमें क्या बढ़ रहा है। ठीक है, कौन सा जो है इसमें आयन बढ़ रहा है, किसकी सांद्रता जो है बढ़ रही है, तो OH माइनस आयन की बढ़ रहा है या हाइड्रोजन आयन की यहाँ पे जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो 7 से यदि हम लोग 14 की ओर जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति में जाएंगे, और क्षारीय प्रकृति में क्या होता है, OH माइनस जो है आयन की वृद्धि होती है, यानी कि हाइड्रोक्साइड जो है आयन के जो है सांद्रता क्या होगा, वृद्धि होगा उतना। और 7 से नीचे जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, जितना हम लोग पीछे की ओर जाएंगे उतना क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन में वृद्धता यानी हाइड्रोजन आयन के जो सांद्रता है उसमें वृद्धि होगा। तो इसमें 7 से 14 की ओर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन में जो है क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, उसके सांद्रता में वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी हो जाएगा कि OH माइनस आयन जो है में सांद्रता या उसकी सांद्रता में वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो शुष्क सेल जो होता है उसमें जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शुष्क जो सेल होता है यानी ड्राई सेल जो होता है उसमें जो है ऊर्जा जो है किस रूप में संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। और वही रासायनिक ऊर्जा जो है किसमें परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा जो है अस्थायी उत्तक जो है एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो पौधे को जो है कठोर और मजबूत बनाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कौन से धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ जो है क्षारों के साथ भी प्रक्रिया करते हैं, यानी कि अभिक्रिया करते हैं,
हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको जो है एम्फोटेरिक जो नेचर का जो ऑक्साइड होता है वो दोनों के साथ में रिएक्ट करता है, अम्लों के साथ भी और जो है क्षारों के साथ भी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं वो जो है अम्लों और क्षारक दोनों के साथ में यह अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल जो है कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर का है। कितना मीटर का है, 2 मीटर का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आकर्षण बल निकालना है हमको। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है, जी यानी कांस्टेंट है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो है यहाँ पे m1 इंटू जो है m2 डिवाइडेड बाई क्या होता है d स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, कि यानी कि बल जो होगा वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा उसके साथ में हम लोग मास 1 इंटू मास 2 यानी कि जो वस्तुओं का जो द्रव्यमान है उसको गुणनफल और डिवाइडेड बाय दो वस्तुओं के बीच का जो दूरी है उसका स्क्वायर के बराबर, या उसको जो है उसके जो है यहाँ पे डिवाइड में उसको स्क्वायर निकाल देंगे, दोनों के बीच का दूरी को उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, उसके बीच का आकर्षण बल निकल जाएगा। चलिए अब ज्ञात करते हैं इसको। तो एफ बराबर हमको ज्ञात करना है, तो जी का वैल्यू आपको याद रखना है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। कितना होता है, 6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, अब इसके साथ में मास को हम लोग गुना करेंगे तो मास यहाँ पे कितना है 20 किलोग्राम और जो है 50 किलोग्राम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 किलोग्राम इंटू 50 किलोग्राम और डिवाइड बाई क्या करेंगे उसके बीच का दूरी, तो कितना था 2 मीटर का, तो 2 मीटर का जो है हम लोग स्क्वायर कर देंगे यानी कि 2 गुना 2 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 गुना 2 4 होता है, 4 से काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा ये। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो है 5 गुना 5 करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू जो यहाँ पे 25 गुना 10, कितना कर दिए 25 गुना 10। क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हमको जीरो को इसमें शामिल कर देना है और जीरो जो है शामिल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कमी होगा। तो 6 यहाँ पे क्या करेंगे 6.67 इंटू जो है 25 इंटू क्या हो जाएगा 25 और इंटू क्या होगा, यहाँ पे 10 का पावर -11 है, यहाँ पे 10 का पावर क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी यदि बेस दोनों का समान है और पावर अलग अलग और बीच में क्या है सब में गुना का यहाँ पे दिख रहा है, तो गुना जब भी रहे तो हम क्या करते हैं कोई भी एक बेस को ले लेते हैं और जो है पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, पावर क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो -11 और यहाँ पे +1 करेंगे तो कितना होगा -10 होगा, कितना होगा -10 होगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई फिर करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 175 और 175 का 5 लिखेंगे, बचे कितने यहाँ पे 17। ठीक है, फिर 25 गुना 6 करेंगे तो यहाँ पे होगा 150 और 150 और प्लस 17 करेंगे तो कितना होगा 150 प्लस 17 यानी कि 167 होगा, तो 7 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 16 जो है रिमाइंडर रहेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर 25 गुना 6 करेंगे तो 150 और 150 प्लस 16 करेंगे तो कितना होगा 166, तो 166.75 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -10 होगा। तो यहाँ पे कितना आया 166.75 इंटू 10⁻⁻10 क्या होगा न्यूटन होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसारण केंद्र जो है 71 गुना 10⁻⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 इंटू 10⁸ मीटर जो है प्रति सेकंड की गति के साथ में तरंगों को प्रसारित जो है करता है, तो तरंगों का यहाँ पे तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं तरंग दैर्घ्य को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं लैम्डा से, और बराबर क्या हो जाएगा v/f, क्या यानी कि तरंग का जो गति है उसको यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे क्या निकल जाएगा तरंग दैर्घ्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे तरंग दैर्घ्य यहाँ पे निकालने के लिए v/f करेंगे, यानी v बराबर क्या दिया गया 3 इंटू 10⁻, तरंग का जो गति कितना 3 इंटू 10⁸ दिखा गया है, और नीचे डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसका जो आवृत्ति है वो कितना है 71 इंटू जो है 10⁻⁴ है। ठीक है, इससे 10⁻⁴ यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ पे 4 जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 4 जीरो बचेगा। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 देके जो है 4 जीरो और डिवाइडेड बाई क्या होगा 71 होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 71 का टेबल कितना बढ़ जाएगा, इसको फिर से बनाते हैं, 71 से डिवाइड करते हैं हम लोग 3 देके 4 जीरो को, फिर 71 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 70 का टेबल ही गिनते हैं, तो 7 4 में 28 यानी 4 बार जाएगा, तो 7 एकम जो 4 एकम जो है 4 और 4 7 में 28 284 आएगा 4 बार में, तो यहाँ बचेगा 16, फिर 1 जीरो 60 होगा, फिर 2 बार लगाते हैं तो 142 होगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा 18, फिर 1 जीरो यहाँ पे आएगा तो 180 होगा,
फिर 2 बार लगाएंगे तो कितना होगा 100, यहाँ पे 42 आएगा। तो घटाएंगे फिर तो कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे, तो 50 हो गया। फिर यहाँ पे 30, 38 आएगा। तो रिमाइंडर में 38 आएगा और ऐसे जो है कितना का 422 पॉइंट जो है समथिंग आएगा। तो 422 पॉइंट समथिंग कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे आप 422.5 जो है देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसको फिर हल कीजिएगा तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तरंग क्या होता है। तो तरंग जो है पदार्थ के परिवहन के बिना ऊर्जा के परिवहन को जो है तरंग कहा जाता है ना। पदार्थ के परिवहन के बिना ऊर्जा के परिवहन को क्या करते हैं हम लोग, तरंग के नाम से जानते हैं कि ऊर्जा कितना जो है परिवहन हो रहा है, ऊर्जा का परिवहन हो रहा है। अब देखते हैं तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे और ये तरंगदैर्घ्य को जो है कि लगातार 2 शिखर या 2 गर्त के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग तरंगदैर्घ्य के नाम से जाना जाता है। तो एक तरंगदैर्घ्य जो लगातार 2 शिखर के बीच की दूरी को बराबर होता है। ठीक है, या तो 2 शिखर या 2 गर्त के जो बीच का दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगदैर्घ्य के नाम से जानेंगे। आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में जो है कितना वो दोलन पूरा कर रहा है या दोलनों की संख्या कितना हो रहा है 1 सेकंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवर्तकाल क्या होता है कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय ले रहा है उसको हम लोग उसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कार्बन डैश जो है कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो इसमें जो है ग्रेफाइट है कार्बन का अपरूप। यहाँ पे बकमिंस्टर जो है फुलेरिन भी होता है C60 जिसका जो होता है क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो हीरा हो गया ये भी जो है कार्बन का जो अप्रूफ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन का अप्रूफ नहीं है, यौगिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अप्रूफ नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन का अप्रूफ नहीं है। यह जो है सूत्र इसका क्या होता है CO2 होता है। और एक जो हाइड्रोकार्बन जो है यौगिक है ये, और एक जो है अप्रूफ एक यौगिक नहीं हो सकता है। एक जो है अप्रूफ की परिभाषा क्या होता है कि वे विभिन्न जो है भौतिक रूप है जिनमें जो एक तत्व मौजूद हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक जो है दोनों रूप से जो है उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा। ये जो है दोनों रूप से जो है ये क्या करता है, उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को जो है यानी डैश को जो है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों के में से जो है एक था। तो किसकी कमियों में से एक था, तो ये जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था उसके लिए जो है इसमें कुछ कमी था इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा ही था लेकिन उसको फिर भी दूर रखा गया था इन तत्वों से। तो ये जो है कमियाँ किसमें था, किसमें पाया गया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव या जो है अष्टक का नियम था उसके अनुसार प्रकृति में जो है कितने तत्व थे, 56 जो है 56 जो है उस समय थे यानी कि तत्व मौजूद थे। न्यूलैंड के ऑक्टेव जो है नियम में जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया जाता है तो हर 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण पाया जाता था या गुण होता था उसका। ठीक है, तो रिक्त स्थान को यहाँ पे सबसे उपयुक्त यानी विकल्प को से भरना है इसको, इस खाली जगह को। यदि एक पौधे का समजीनी यानी कि जीनोटाइप जो है या TT या RR है यानी स्मॉल TT और कैपिटल R स्मॉल r है तो समलक्षणी जो है इसमें जो है क्या होगा, इसमें क्या दिखने को मिलेगा। तो TT जो होता है स्मॉल TT ये जो है बोनेपन को दिखाता है यानी कि बोना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोना ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में दिख रहा है। उसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r ये जो है क्या दिखाता है, गोल बीज को दिखाता है। किसको दिखाता है, गोल बीज को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झुर्रीदार बीज के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैपिटल टी जो होता है ये लंबे पौधे को दिखाता है और कैपिटल T स्मॉल t ये भी लंबे पौधे को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से जो है वस्तु की दूरी कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो हम लोग एक लेंस का जो है फार्मूला जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। इसी में यदि हम लोग इसको प्लस कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता, दर्पण का सूत्र बन जाता है। ठीक है, अब इससे हम लोग याद करेंगे कि जो है इसका प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी पर बनेगा। तो f क्या होता है, फोकस दूरी होता है। v क्या होता है, प्रतिबिंब की यहाँ पे दूरी होता है। और u जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है कि वस्तु कहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले 1/f करेंगे। फोकल दूरी यहाँ पे दिया गया कितना, फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख लिए। ठीक है, 1/v यानी कि जो वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितना है, तो यहाँ पे नहीं पता है। प्रतिबिंब की जो है दूरी हमको ज्ञात करना है तो ये 1/v कर देंगे माइनस 1/u यानी कि 1 और बट्टा कर देंगे u की यानी कि वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वस्तु हमेशा बाएं साइड में रहता है इसलिए क्या होगा, ये
माइनस में दिखेगा और माइनस में होने के कारण ये जो है इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इधर लेफ्ट साइड में ले आता है तो 1/v बराबर क्या दिखेगा यहाँ पे, तो 1/10 माइनस 1/30 दिखेगा। तो यहाँ पे 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार में और 3 माइनस जो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना दिखेगा, तो यहाँ पे इधर लिखते हैं 2/30 दिखेगा, यानी इसको काटेंगे तो कितना होगा 15 बार में कट जाएगा। तो 1/v बराबर क्या दिखा, 1/v बराबर, इसको इधर लिखते हैं 1/v बराबर क्या दिखा, 1/v बराबर दिखा 1/15 दिखा। अब इसको v को पलट देंगे तो v बराबर कितना दिखेगा 15 और सेंटीमीटर में, तो v हमारा कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम धावन सोडा की जो है यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें जो है लगभग 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें CO2 जो है, CO2 गैस जो होगा वो तेज बुदबुदाहट के साथ में निकलता है, तो ऐसा दिखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 गैस जो है तेज बुदबुदाहट के साथ में निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण जो है 30 डिग्री है तो उसका परावर्तन कोण कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं जो होता है आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो यहाँ पे 30 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणुविक जो है द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का जो है कितना परमाणुविक द्रव्यमान 1 है, तो अमोनिया का जो है परमाणुविक द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो अमोनिया हम लोग उसका फॉर्मूला जानते हैं NH3 होता है, NH3 होता है। अब नाइट्रोजन का बोल दिया गया 14 है, तो 14 इसमें एक ही एटम है तो इसमें 14 × 1 प्लस जो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1, इसका जो यूनिट जो है कितना है 1 यूनिट का होता है, यानी कि 1 जो है उसका द्रव्यमान है और गुना कर देंगे कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 3, तो 3 लिख देंगे। इसको 14 गुनाई करेंगे तो 14 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 होगा। कितना यूनिट का इसका जो है एटॉमिक द्रव्यमान होगा, यानी कि आणविक जो द्रव्यमान कितना होगा 17 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भार का SI यूनिट क्या होता है, तो भार का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भार का भी SI यूनिट सेम होता है और जो है यहाँ पे बल का भी SI यूनिट सेम होता है, ठीक है। यदि बोलेंगे CGS मात्रा में डाइन, ये डाइन किसका होता है CGS मात्रा में बल का इकाई होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लें कि ये काल्पनिक जो है ग्रह है और जिसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के आधे के बराबर है। पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसका आधा द्रव्यमान जो है किसका है, वो उस काल्पनिक ग्रह का है, ठीक है। और तिरछा जो है क्या है 1/3 के बराबर। तिरछा कितना है 1/3 के बराबर है। तो पृथ्वी की सतह पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है त्वरण यदि g है तो उस ग्रह का जो है उस ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि g बराबर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण यहाँ पे g निकल रहा है, वो g बराबर क्या होता है कि कैपिटल G, यानी कि जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, वो इनटू जो मास और डिवाइडेड बाय क्या होगा r², यानी त्रिज्या का स्क्वायर से डिवाइड करने से जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा g का वैल्यू, स्मॉल g का वैल्यू, या जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है जो त्वरण यानी कि बन रहा है उसको हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पृथ्वी का मान लेते हैं कि द्रव्यमान जो है m है, तो उस द्रव्यमान जो है उसका द्रव्यमान जो है आधा कर देते हैं। क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान का आधा, यानी कि m/2 हो जाएगा। तो m/2 यदि हम उसको नीचे लिख देते हैं तो यहाँ पे m/2 हो गया। और जो यहाँ पे क्या गया है कि जो दूरी है ना, जो त्रिज्या है वो 1/3 कर देते हैं, यानी कि r के जगह पे r जो है यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 3 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 9। अब इसको काट देते हैं तो क्या होगा r² ऊपर नीचे में रहेगा, ऊपर में 9 चला गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, g तो कांस्टेंट रहेगा तो इसको लेने की जरूरत नहीं। m भी यहाँ पे m तो यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 9m और डिवाइडेड बाय क्या दिखेगा 2r², क्या दिखेगा ये दिखने को मिलेगा। और इसमें g भी रहेगा, है ना, g या तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यदि हम द्रव्यमान मानते हैं, यानी कि जो ग्रेविटेशनल यहाँ पे त्वरण है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पृथ्वी पर कितना लगेगा g/m जो है r² के बराबर लगता। लेकिन इसको जो हम लोग क्या कर दिए, जब आधा कर दिए पृथ्वी का द्रव्यमान यानी m/2 कर दिए, और जब उसका गुरुत्वाकर्षण जो है या त्रिज्या जो है वो 1/3 कर दिए, तो इसका कितना आ गया g9m जो है 2r² आ गया। मतलब इसमें क्या चेंजेज आया 9/2 का। तो 9/2 यहाँ पे चेंजेस इतना जो है यहाँ पे g का मान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/2 होगा। तो 9/2 यहाँ पे गुना था एक्स्ट्रा में, तो इसीलिए जो है यहाँ पे इतना गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी टेक्सोनोमी जो है अब में वर्गीकरण की जो है मूल इकाई क्या होता है, तो इसका जो मूल इकाई क्या होता है नस्ल के हिसाब से जो उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्पीशीज के हिसाब से उसको
वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है और ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो यानी चूने का पानी यानी कि क्या हो गया, CaOH2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम लोग क्या करते हैं, जब पानी के साथ में घोल देते हैं तो क्या बन जाता है, CaOH2 यानी कि चूने का पानी बन जाता है। अब उससे जो है क्या, इसको जब रिएक्ट कराते हैं किससे, CO2 से, किससे, CO2 से, तो क्या बनेगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और प्लस जो है क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। तो CaCO3 के चलते जो है यहाँ पे क्या होता है, ये जो है उसके कारण जो है ये दूधिया हो जाता है। किसके कारण, CaCO3 बनने के कारण जो है ये ऐसा होता है, दूधिया हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर जो है C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा वो उसके साथ में ये भरना है इसको, इस बॉक्स को। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियतांक क्या होता है, तो 6.67 × 10⁻⁻, क्या होता है, -11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको जो है फॉर्मूला से याद रख सकते हैं, जैसे कि F बराबर क्या होता है, G × m1 × m2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, d स्क्वायर, या यहाँ पे जो दो वस्तुओं के जो दो द्रव्यमान है उनके बीच का दूरी का स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमको g का वैल्यू चाहिए, तो g बराबर क्या हो जाएगा, FD स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 × m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे F माना बल होता है और उसको न्यूटन से डिनोट करते हैं, D माना दूरी होता है, दूरी को हम लोग मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। नीचे में क्या है, ये जो है मास है ये दोनों, तो यहाँ पे kg × kg मतलब kg स्क्वायर हो गया। तो इसलिए इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा ये नवीकरणीय स्रोत है। तो जीवाश्मों से जो ऊर्जा प्राप्त होता है ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, क्योंकि एक बार जो यूज हो जाता है तो ये दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल में कौन कौन आता है, कोल भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, ये सभी जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा इसको यूज में नहीं ला सकता। नवीकरणीय ऊर्जा ये नहीं है। भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा भी, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा के रूप का स्रोत है। लेकिन जीवाश्म जो है से ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के के कारण। तो विटामिन के जो की कमी हो जाता है तो उसमें जो ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है, यानी ब्लड जो है वो रुकता नहीं है। CEO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जो है हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन गैस के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर बनता है और जल बनता है। तो ये जो है समीकरण को यहाँ पे क्या करना है, किसका एक उदाहरण है ये। तो इस रिएक्शन में जो है यानी कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, कॉपर प्लस H2O बन रहा है। तो इसमें जो कॉपर ऑक्साइड का जो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है इसमें, यानी कमी हो रहा है ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन जो है ये क्या कर रहा है, इसमें जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, यानी अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। इसलिए जो है जिसका रिडक्शन और जो ऑक्सीडेशन जब एक ही साथ में हो कोई रिएक्शन में, तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपचयन और जो है उपचयन दोनों एक ही साथ में हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यानी कि ई के काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा का जो क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये गतिज ऊर्जा का बोला गया, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, हाफ mv²। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अधात्विक जो है गुण बढ़ता है। तो अधात्विक गुण कब बढ़ता है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम के से और से जो है क्या करते हैं, क्लोरीन की ओर जाते हैं। ऑक्सीजन से सेलेनियम ये नहीं होगा, सोडियम से क्लोरीन की ओर जब बढ़ते हैं तो हम लोग क्या होगा, उसमें अधात्विक गुण यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष जो आवर्तक सूचकांक जो है कितना होता है? तो ये कितना होता है, 1.0003 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है एयर का, वो होता है 1.0003 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो है फॉर्मूला भी जान सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू। और म्यू बराबर होता है C/V। और C मतलब होता है प्रकाश का, यहाँ पे निर्वात में जो है प्रकाश की गति कितना है, और नीचे V मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की गति। दोनों को हम डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, निरपेक्ष जो अपवर्तनांक सूचकांक जो है इसका ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम का आयतन जो है कितना है, 5.6 लीटर है। तो एक्स का आणविक भार यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो पदार्थ का यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया गया, 10 ग्राम। कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया। और इसका जो केल्विन में हम लोग जानते हैं, कोई भी जो है टेम्परेचर होता है वो केल्विन में लिया जाता है। किसमें, एनटीपी जो है हमको यानी गैस का जो है हम लोग क्या निकालना है, यदि हमको आणविक भार चाहिए तो उसके लिए हमको तापमान चाहिए, और तापमान किस में होता है, केल्विन, यानी रूम टेम्परेचर पे लिया जाता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा
25 डिग्री होता है। कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको केल्विन में लिया जाता है हमेशा टेम्परेचर। तो इसको जो हम क्या करेंगे 273 से जोड़ देंगे, तो 273 जोड़ देंगे तो केल्विन बदल जाएगा। तो कितना होगा 298 डिग्री जो है केल्विन हो जाएगा। तो 298 केल्विन का यहाँ पे टेम्परेचर होगा। तो टी बराबर कितना हो गया 298 केल्विन। दाब यहाँ पे कितना है 1 एटीएम का, कितना का 1 एटमॉस्फेरिक का जो है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो है यहाँ पे प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आयतन यहाँ पे कितना दिया गया है 5.6 का आयतन दिया गया है। कितना है आयतन यहाँ पे कितना है 5.6 लीटर का है। अब आपको याद रखना 1 मोल गैस एनटीपी पर जो है कितना लीटर मात्रा रहती है 22.4 लीटर रहती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि जो है W1 बाय V1 बराबर क्या होता है W2 बाई V2। W1 क्या होता है कि पहले वस्तु का जो यहाँ पे कितना यहाँ पे दिया गया है, पहले वस्तु का यहाँ पे कितना द्रव्यमान है और दूसरे वस्तु का यहाँ पे कितना द्रव्यमान है, पहले वस्तु का वॉल्यूम कितना है और दूसरे वस्तु का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, ठीक है। तो W1 यहाँ पे देखेंगे तो 10 दिया पहले का, उसके बाद उसका वॉल्यूम भी दिया गया कितना 5.6 का, ठीक है। और W2 यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कि हमको कितना दूसरे वाला का द्रव्यमान कितना होगा या आणविक भार कितना होगा, ठीक है। उसके बाद V2 यहाँ पे देखेंगे तो V2 यहाँ पे कितना दिया गया था, V2 यहाँ पे 1 मोल एनटीपी पे कितना होता है 22.4 लीटर का होता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, फिर यहाँ पे 10 लगेगा, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से ये 10, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 56 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा ये। उसके बाद जो है इसको ये गुना हो जाएगा W2 बराबर, तो W2 बराबर यहाँ पे कितना होगा 40, कितना हो जाएगा 40 यहाँ पे हो जाएगा। तो आणविक यहाँ पे आणविक जो इसका भार होगा वो कितना होगा 40 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आणविक भार कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी ज़रूरतों के अनुसार जो है धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें जो है निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है। तो अलग अलग आकार देने वाला जो गुण होता है वो क्या होता है आघात वर्धनीयता और तन्यता। ये दो जो गुण होते हैं यानी कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ये दो कारण के कारण, ये दो जो है गुणों के कारण ही जो है मेटल को क्या करते हैं या धातु को जो हम लोग क्या कर सकते हैं उसका अलग अलग जो है आकार उसको में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आघात वर्धनीयता यानी मेलेबिलिटी और जो है तन्यता यानी कि डक्टिलिटी के चलते कौन सा गुण के कारण आघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण जो है परमाणविक संख्याओं पर आधारित है यानी परमाणु संख्या पर आधारित है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्याओं पर आधारित है, जो किसने दिया था मोजले ने दिया था। किसने दिया था मोजले ने ये जो है सारणी को तैयार किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह जो है द्रव्यमान जो है m और त्रिज्या कितना है r है, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि m/r² जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्वरण जो है किसका अनुपात होगा ये जो है m/r² के अनुपातिक में होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। यानी कि त्वरण जो है a बराबर क्या होता है v - u/t होता है। एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है a बराबर v - u/t, और इसमें जो है v है वो अंतिम वेग है और u जो है प्रारंभिक वेग है और t है समय, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू कहाँ से क्या था 5 मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है 5 है और अंतिम वेग कितना है 10 पर पहुँच रहा है। तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 - 5 डिवाइडेड बाय समय यहाँ पे कितना 5 सेकंड, यहाँ पे घटाएंगे तो 5 आएगा और 5/5 करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा। यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो है क्या होगा इसका त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में बोनापन जो है निम्नलिखित में से किस या किसके जो उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जिब्रेलिन अम्ल यानी कि जिब्रेलिन एसिड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन की यदि बात करें तो यह स्वाभाविक जो है रूप से ऑक्सीजन के साथ जो है समन्वय में काम करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ में तालमेल का ये जो है स्थापित करता है और कोशिका जो विभाजन और उसके विकास में जो मदद करता है। ऑक्सीजन का बात करें जो है ऑक्सीजन का यदि बात करें तो यह हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और जो है एथिलीन की बात करें या तो उसको ये क्या करता है, यह जो एक प्राकृतिक पौधा हार्मोन है जो फलों के पकने में मदद करता है, एथिलीन या एसिटिलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जो है धातु कमरे के तापमान पर जो है तरल रूप में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा जो यहाँ पे धातु बोला गया तो धातु कौन सा होगा पारा होगा। अधातु बोला जाता तो कौन हो जाता ब्रोमीन होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोमीन जो है एकमात्र जो ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होता है तरल अवस्था में पाया जाता है। लिथियम सोडियम और पोटेशियम की बात करें ये भी धातुएं हैं और ये जो है स्टील के चाकू से इसको आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्फोरस की परमाणुता जो है या परमाणुता जो है क्या है। तो फास्फोरस जो होता है वो P3 यानी जिसको हम लोग बोलते हैं
15 यानी फॉस्फोरस जो है 15 नंबर इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे या जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे तो 285 में होगा। ठीक है, 285 में होगा। इसका संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया, यानी P इसमें कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, P3 के साथ में ये संयोजित करते हैं तो यानी P3 रहेंगे, तभी तीनों में जो कनेक्ट होकर क्या होता है, P3 बनेगा। यानी कि P3 यानी कौन किस तरह का जो ये परमाणुक है, तो त्रिपरमाणुक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता इसमें कितना है, 3 है, इसलिए क्या हो गया, त्रिपरमाणुक है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक जो है का उपयोग जो है सामान्यतः सटीक जो है पीएच को नापने के लिए संकेतक रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम लोग सटीक पीएच को नापने के लिए या मापने के लिए जो है संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडा अंडाशय के जो है कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिंब वाहिनी द्वारा, यानी ये ओविडक्ट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड ये प्रकृति में डैश है, तो ये जो उभयधर्मी है या एम्फोटेरिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिशील जीवाणु कोशिका को जो है डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर युग्मक कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पार्ट 5, जिसमें हम लोग 201 से लेकर जो है 250 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग 200 जो है 51 से लेकर 300 नंबर तक के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो किस में आएगा, पार्ट 6 में आएगा। किस में आएगा, पार्ट 6 में आएगा। तो दोस्तों इसी टाइप से वीडियो को आप जो है देखते रहिए, जिससे आपको हर कोई तरह के क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस जो हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।